वेलकम टू माय चैनल क्रक्स लर्न विद एके में। आज हम बात करेंगे आयाराम गयाराम फिनोमेना की और देखेंगे कि कैसे उसने इंडियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को बदल के रख दिया। अगर मैं इस जो 1967 में पहली बार गयाराम ने एक ही दिन में 3 बार स्विच कर लिया था, जिसकी वजह से ये टर्म कॉइन हुआ, अगर उस पीरियड की बात करूं तो मैं एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स आपको देना चाहता हूं कि 1967 से 1971 के बीच जो 4 साल का पीरियड था, उसके अंदर 142 MPs एंड 1069 MLAs ने जो है वो डिफेक्ट किया था। इनमें से 212 डिफेक्टर्स जो थे वो बाद में मिनिस्टर बन गए। 32 गवर्नमेंट्स कोलैप्स हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि इस चीज़ का, इस फिनोमेना का, इवेंट का इम्पैक्ट कितना बड़ा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो डिफेक्शन है वो डिफेक्शन क्या है, डिफेक्शन के साथ में क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, डिफेक्शन को रोकने के लिए जो एंटी डिफेक्शन लाया गया उस डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस क्या थे, उसके एक्सेप्शंस क्या हैं, इस पूरी प्रोसेस का जो फाइनल अथॉरिटी है वो कौन है, कौन ऐसा है जो उसमें कंप्लेन कर सकता है। जो रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट से रिलेटेड एक अमेंडमेंट लेकर आए 91st अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में, उसको भी हम देखेंगे। फिर साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि अभी प्रेजेंट सिस्टम के लूप होल्स क्या हैं और आगे का वे फॉरवर्ड क्या है। तो एक तरीके से हम पूरा 360 डिग्री व्यू एनालिसिस कर रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ का। तो पहली बेसिक लाइन जो है वो है कि डिफेक्शन क्या है। डिफेक्शन इज स्विचिंग ओवर द पार्टी लाइंस, या मैं और थोड़ा सा एलाबोरेट करूं तो if somebody abandons his loyalty towards his own party and starts supporting the other party, अपनी पार्टी के खिलाफ जाके, अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके अगर वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने लग जाता है, तो दिस फिनोमेना, दिस इवेंट, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज डिफेक्शन। तो अब डिफेक्शन का जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ रहा है, डिफेक्शन से क्या ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ लाने की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो बेसिक चीज़ है कि इस डिफेक्शन से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। स्पेशली जो कोएलिशन गवर्नमेंट का पीरियड है उसके अंदर ये एक एक्यूट प्रॉब्लम बन गई। गवर्नमेंट्स जो हैं अपने डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पे काम करने के बजाय, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट पे काम करने की बजाय ज़्यादा फोकस्ड हो गई कि हम अपने MPs MLAs को किस तरीके से सिक्योर करके रख सकें ताकि वो डिफेक्ट ना कर जाएं। आपने भी रीसेंट इवेंट देखा था, गहलोत पायलट का पूरा ड्रामा जो है काफ़ी लंबा खिंचा। उसके साथ साथ ही एक प्राइज्ड कैच बीजेपी के लिए था, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 20 MLAs के साथ में डिफेक्ट कर गए और कमलनाथ सरकार को गिरा दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कर्नाटका का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, मणिपुर का एग्जाम्पल है, उत्तराखंड का एग्जाम्पल है, जो कि रीसेंट टाइम पीरियड में इस तरीके के इवेंट्स हुए हैं। तो ओब्वियसली जैसा वहाँ हुआ कि मनी पावर का इस्तेमाल करके, मसल पावर का इस्तेमाल करके जो है डिफेक्शन करवाया जा रहा था। तो मसल पावर इज वन ऑफ द प्रॉब्लम विच इज एसोसिएटेड विद डिफेक्शन, विच लेड्स टू हायर नंबर ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। जैसे अगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स और दूँ, एक बहुत फेमस डायलॉग जो पान सिंह तोमर में इरफान खान मारते हैं वो ये है कि भीड़ में बागी मिलते हैं, डकैत कहाँ मिलते हैं? पार्लियामेंट में। तो उनके इस डायलॉग की अगर मैं बात करूं तो 2009 के अंदर 30% ऐसे इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स थे जो किसी ना किसी क्रिमिनल, जिनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल एलिगेशन लगा हुआ था। वो नंबर 2014 में 34% हो गया, 2019 में इट रोज टू 43%, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। तो ये सारा जो प्रोसेस है, जो ये इवेंट्स हो रहे हैं, इसकी वजह से एक तरीके से जो स्टैंडर्ड या जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस हमें पार्लियामेंट में है वो घटता जा रहा है। और जब इस तरीके की प्रोसेस होती है तो फिर एक होटल पॉलिटिक्स आजकल नया स्टार्ट हो गया है। तो होटल में अपने होटल में या रिसोर्ट में जो है अपने MLAs और MPs को एक जगह पर रख दिया जाता है ताकि सो दैट दे शुड नॉट गेट इन टच विद दी अदर पार्टी। तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि पूरी की पूरी सरकार ही जो है वो होटल में चली जाती है, रिसोर्ट में चली जाती है, और जो पूरी सरकार का जो प्रोसेस है, जो उनका अपना खुद का रोज़मर्रा का काम है, दैट गोज इनटू पैरालिटिक मोड।
तो पॉलिसी पैरालिसिस भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है डिफेक्शन का। अब बात करते हैं कि जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 1985 के अंदर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जिसके अंदर 10 शेड्यूल ऐड किया गया और जिसके कुछ प्रोविजंस हैं, जो प्रोविजंस इस तरीके से हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस डिफेक्शन को रोकने की कोशिश करी। तो डिस्क्वालिफिकेशन होगा कब? डिस्क्वालिफिकेशन होगा पहला जो है वो कि जब कोई पर्सन वॉलंटरली रिज़ाइन करता है। अब इस वॉलंटरली रेजिग्नेशन को भी राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने और डिफाइन किया। उसने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर कोई एक फॉर्मल या रिटर्न रेजिग्नेशन सबमिट किया जाए। अगर किसी पर्सन का इंटेंट आउट ऑफ द हाउस ऐसा है कि वो पार्टी के अगेंस्ट बोल रहा है या किसी सामने वाली पार्टी की को सपोर्ट कर रहा है पब्लिकली, पार्टी की मीटिंग्स में नहीं आ रहा है, उनकी मीटिंग्स में जा रहा है, तो इन सब चीज़ों से इंटेंट उसका समझ में आ जाता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक रिटर्न रेजिग्नेशन दे, उसका इंटेंट ही सफिशिएंट है उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए। सेकंड चीज़ ये है कि अगर किसी पार्टी ने कोई विप जारी कर दी, विप भी जो होती हैं वो 2-3 तरीके की होती हैं, 1 लाइन विप, 2 लाइन विप, 3 लाइन विप। 3 लाइन विप में क्या होता है कि जब आपको इन्फॉर्म कर दिया, आपको ये बोला गया कि आपको इस पर्टिकुलर सेशन में प्रेजेंट रहना है और इसके फेवर या अगेंस्ट में वोट करना है, तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अपोज कर रहे हो विच लेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दैट मेंबर। इसके एक्सेप्शंस हैं। इसके एक्सेप्शंस 2 तरीके के हैं कि या तो किसी मेंबर ने प्रायर परमिशन ले रखी हो कि मैं किसी कारणवश इस पर्टिकुलर सेशन में नहीं आ पाऊँगा, या जो है उसकी पार्टी ने उसको 15 दिन के अंदर, जो इवेंट हुआ उसके 15 दिन के अंदर उसको कंडोन कर दिया। तो इन दोनों केसेस के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन से बचा जा सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर आफ्टर हिज इलेक्शन इफ ही जॉइन्स एनी पार्टी, तो उसको वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जनरली इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो हैं वो बाहर से सपोर्ट देते हैं। अगर वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं, मिनिस्टर्स भी होते हैं, तब भी उनका सपोर्ट बाहर से रहता है, वो उस पार्टी के पार्ट नहीं बनते। फिर एक होता है रंजन गोगोई के जैसे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। रंजन गोगोई का नॉमिनेशन विच वॉज ए ब्लॉट इंडियन जुडिशरी, तो अगर वो 6 महीने बाद ये डिसाइड करते हैं कि मैं बीजेपी का पार्ट बन जाता हूँ या कांग्रेस का पार्ट बन जाता हूँ या किसी भी अनदर पार्टी का पार्ट बन जाता हूँ, तो 6 महीने के पीरियड के अंदर तो वो कर सकते हैं, बट 6 महीने के पीरियड के बाद ही विल गेट डिस्क्वालीफाइड। अब इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? पहले ये था कि 1/3 स्प्लिट जो था दैट वाज अलाउड, इट वाज चेंज्ड, नाउ 2/3 ऑफ द पार्टी जो है वो किसी अपने मेन पार्टी से निकल के किसी और पार्टी में मर्ज करती है, देन वो मर्जर जो है वो अलाउड है, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। वो 2/3 पार्टी जो मर्ज हो गई वो, एंड 1/3 जो रेस्ट ऑफ द पार्टी है दैट विल बोथ विल रिमेन एक्टिव। उन दोनों में से किसी का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। फिर होता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जब, चूंकि जैसे स्पीकर है लोकसभा के, तो वो लोकसभा के स्पीकर जब बन रहे हैं तो व्हाट ही कैन डू इज ही कैन वॉलंटरली गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ द पर्टिकुलर पार्टी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, वो उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। और जब वो स्पीकर पद से छोड़ के वापस से अपनी पार्टी ज्वाइन करते हैं, अगर उन्होंने वॉलंटरली गिव अप कर दी, तो भी इस केस में भी जो है डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। विप के अगेंस्ट वाली मैंने केसेस आपको डिस्कस किए ही थे कि प्रायर परमिशन और कंडोन केस में डिस्क्वालिफिकेशन कैंसिल हो जाता है। मेन अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर डिसीजन लेगा कौन करेगा डिस्क्वालीफाई? क्या स्पीकर जो है या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वही फाइनल अथॉरिटी है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कीहोतो होलोहन वर्सेस जकीलू केस में ये कहा कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ये डिसीजन भी जो है वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आएगा। फिर क्वेश्चन आया कि अब कंप्लेन कौन कर सकता है? पहले जो ओरिजिनल टेक्स्ट ये कहता है कि लेजिस्लेचर्स जो हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं, सिर्फ लेजिस्लेचर्स ही कंप्लेन कर सकते हैं। पर एक रीसेंट 2013 में केस हुआ कि जहां एनसीपी के 4 MLAs ने रिज़ाइन कर दिया एंड दे जॉइंड बीजेपी। बट अब उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि एनसीपी में वो 4 ही थे,
तो उनके अगेंस्ट कंप्लेन करने के लिए कौन एलिजिबल होगा? तो वापस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि एनी वोटर कैन कंप्लेन, बिकॉज उसका लोकस स्टैंडी उसके अंदर है, उसने सेलेक्ट किया है, उसने चूज़ किया है, तो एनी वन कैन गो एंड कंप्लेन अगेंस्ट दैट डिफेक्शन। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 2003 में, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश की गई। एक ट्रेंड ये देखा जा रहा था कि जो भी डिफेक्ट करता था वो डिफेक्ट इसलिए करता था कि या तो उसको मनी ब्राइब की जाती थी या उसको कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट देने ऑफर किया जाता था। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया कि एक तो रिन्यूमरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट को पे बैन लगा दिया, मतलब डिबार कर दिया कि जो भी डिफेक्ट करके हो जा रहा है उसको ऐसा नहीं है कि अगले दिन ही मंत्री बना दिया जाएगा। रिन्यूमरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट का मतलब ये है कि जिसमें ऐसा ऑफिस जहाँ पे पब्लिक रेवेन्यू से उसको रिन्यूमरेशन मिल रहा हो, तो उसको बैन कर दिया गया। इससे थोड़ा सा एक लिमिटेशन लगी, बिकॉज अगर आप डिफेक्ट होके अगले दिन ही मंत्री बन जा रहे हो तो फिर वो उसके हाईली चांसेस हैं कि आप इस तरीके के इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि इसमें भी एक लिमिटेशन है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है व्हेन दे गेट री इलेक्टेड, दे आर फ्री टू ज्वाइन दिस एज ए मिनिस्टर। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने 15% ऑफ दी टोटल कैपेसिटी के पे एक कैप लगा दिया, क्योंकि जितने मिनिस्टरशिप मिनिस्ट्रियल बर्थ्स होंगी उतना ही ऑफर्स के चांसेस बढ़ेंगे। तो एक तरीके से उस मिनिस्ट्रियल शिप्स के जो ऑफर्स थे उनको रिड्यूस करने के लिए ये कैप लगाया गया। फिर भी बहुत सारे लूप होल्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम के अंदर। वो क्या हैं, उन लूप होल्स को हम देखते हैं। सबसे बेसिक लूप होल, जो सबसे बेसिक इशू है, वो इशू ये है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो बायस्ड रहता है, वो नॉन न्यूट्रल रहता है। कैसे वो उस चीज़ को डिले करता है? एक सिंपल सा एग्जांपल है कि वो उस पर डिसीजन ही नहीं लेता, इनडेफिनेट डिले करता रहता है। अगर आपको मैं इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वी कैन नॉट इंटरवीन इन द प्री डिसीजन स्टेज। तो एक एग्जांपल टीआरएस तेलंगाना असेंबली का मैं देता हूँ, जहाँ पे तेलंगाना में जो स्पीकर थे, लेजिस्लेटिव स्पीकर, उन्होंने टीआरएस के सामने अपोजिशन जो पार्टी थी उसके कुछ एमएलएज डिफेक्ट हो गए, तो उस पर एक्शन नहीं लिया, डिले करते रहे। उस 2-3 साल के पीरियड में ऐसा हुआ कि 80% ऑफ द अपोजिशन स्विच टू टीआरएस, मतलब 15 लोग थे उसमें से 12 लोग जो हैं वो टीआरएस ज्वाइन कर लेते हैं। अब अगर उस पॉइंट पे वो डिसीजन लेते हैं तो एक तरीके से 2/3 मर्जर हो गया, तो 2/3 मर्जर में तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, बट एट द इनिशियल स्टेज पे वो अगर डिसीजन ले लेते तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो दीज आर बेसिक लूप होल्स। इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करके डिफेक्टर्स जो हैं अपना एक तरीके से धंधा चला रहे हैं आज तक। अगर आप मध्य प्रदेश असेंबली की जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मध्य प्रदेश असेंबली में 230 की स्ट्रेंथ है। तो उसमें क्या हुआ कि लेट्स से कि पार्टी ए और पार्टी बी, ये एक एग्जांपल एग्जैक्ट नंबर नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है। 230 की अगर उसकी स्ट्रेंथ है तो उसकी मेजॉरिटी हुई 116 पे। पार्टी ए के पास 120 थे और पार्टी बी के पास में 110 कैंडिडेट्स थे। अब अगर इसमें से पार्टी ए में से 12 लोग रिज़ाइन कर देते हैं तो पार्टी ए की कंडीशन ये होगी, पार्टी ए होगी 108 पे और पार्टी बी होगी 110 पे। पर यहाँ इफेक्टिव मेंबरशिप, जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस थी वो रिड्यूस हो गई, वो हो गई 218। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी जो थी वो 110 हो गई। उस केस में पार्टी बी जो है वो मेजॉरिटी में आ गई और उसकी गवर्नमेंट बन गई। तो आप मध्य प्रदेश का एग्जांपल देख लें, आप कर्नाटका का एग्जांपल देखें, सेम चीज़ें रिपीट की गई और सेम तरीके से पार्टी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स थी उनको टॉपल किया गया। अब इसका वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें कि क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे ये सिचुएशंस सुधर जाएं, तो सबसे पहली चीज़ है कि डिसीजन लेने का जो टाइम है उसको फिक्स किया जा सकता है। लेट्स से कि 3 महीने के अंदर, मणिपुर केस में ये कहा भी गया था कि 3 महीने के अंदर आप जो है वो डिसीजन ले लें। फिर जो प्री पोल अलायंसेज हैं उनको एज ए पार्टी ही कंसिडर किया जाए वाइल लुकिंग एट द एंटी डिफेक्शन लॉ। स्पीकर की पोस्ट को न्यूट्रल बनाया जा सकता है। फिर एक और सजेशन नेशनल कमीशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू
ने दिया था कि इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल बनाए जा सकते हैं जिसके अंदर प्रेसिडेंट या गवर्नर के थ्रू उनका अपॉइंटमेंट हो और इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे इस तरीके के एक्शन हो। फिर एक और सजेशन ये है कि भाई चूँकि विप में एक तरीके से बाउंडेशन हो जाती है सेलेक्टेड लेजिस्लेचर पे कि उसको अपनी पार्टी लाइन को टो करना पड़ेगा, तो उसका अपना जो राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच है उसको एक तरीके से कर्ब किया गया है इस लॉ के थ्रू। तो उसमें सजेशन ये था कि उनको रैशनलाइज कर देना चाहिए कि जो जिन वोट्स पे या जिन चीज़ों पे गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा हो सिर्फ उन्हीं वोट्स पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो। एक बहुत एक्सट्रीम सजेशन ये है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ हम जा सकते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इस तरीके के काउंटर व्यूज़ जो हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि राहुल बाबा एंड सोनिया गांधी का जो ड्रामा चल रहा है CWC के अंदर, तो वहाँ जो डिसेंट लेटर है वो दैट डिसेंट्स आर डिमांडिंग द इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, बिकॉज आप बाहर वही चीज़ प्रोपोगेट कर सकते हैं जो आपके पास में इंटरनल आप अपने सिस्टम में कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ वे फॉरवर्ड्स हैं जिसको अगर हम अप्लाई करें तो हो सकता है कि हमारा जो एंटी डिफेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा बेटर हो सके। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपके कुछ सजेशंस हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मेरा वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।